नमस्कार दोस्तों। यह वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के प्रकार विभिन्न उदाहरणों से समझाइए। यह टॉपिक बहुत लंबा खींचने वाला है और इसे आपको पूरा देखना है। ठीक है, इसको पूरा देखना है और समझना है। ठीक है, तो हम समझेंगे वाक्य किसे कहते हैं। शब्दों के दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह जिसका पूरा अर्थ निकलता हो उसे वाक्य कहते हैं या उन्हें वाक्य कहते हैं। ठीक है, शब्दों के दो या दो से अधिक पद, जो शब्द होते हैं उनके दो या दो से अधिक पद, ठीक है, पदों के समूह जिनका पूरा अर्थ निकलता हो उन्हें वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए बालक सोता है। वाक्य के दो अंग हैं। कौन कौन से? वाक्य के दो अंग हैं। कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। ठीक है, कौन कौन से हैं? उद्देश्य और विधेय। तो चलो हम समझते हैं पहले उद्देश्य। ठीक है, उद्देश्य में क्या है? जिस विषय के बारे में जानकारी दी जा रही है उन्हें उद्देश्य कहा जाता है। सही बात है, जिस विषय के बारे में जानकारी हमें आपको दी जाए या जिस विषय के बारे में जानकारी दी जा रही है उसे उद्देश्य कहते हैं। सीधे ही बात है कि किसी विषय में यदि आप जानकारी दे रहे हैं तो उसका कोई ना कोई आपका उद्देश्य होगा। तो ठीक है, उद्देश्य की परिभाषा बहुत सरल है। तो उदाहरण के लिए राधिका नाचती है। ठीक है, राधिका नाचती है, राधिका नाच रही है। ठीक है, यहाँ पर राधिका के बारे में जानकारी दी जा रही है, इसलिए यह यहाँ पर उद्देश्य राधिका है। ठीक है, कौन नाच रही है? राधिका नाच रही है। ठीक है, यहाँ पर उद्देश्य क्या है? राधिका। ठीक है, तो इसके बाद आगे देखेंगे विधेय। विधेय क्या है? विधेय में विधेय की जो भी जानकारी दी जाती है, ठीक है, उद्देश्य की जो भी जानकारी दी जाती है उसे विधेय कहा जाता है। ठीक है, उद्देश्य की जो भी जानकारी दी जाती है उसे विधेय कहा जाता है। ठीक है, जैसे सोहन खेलता है। सोहन खेलता है, ये जी क्या थी? राधिका नाचती है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? सोहन खेलता है, क्योंकि उद्देश्य की जो भी जानकारी दी जाती है उसे विधेय कहा जाता है, मतलब इसकी के साथ में। आगे क्या है? यहाँ पर सोहन खेल रहा है, इसलिए इस वाक्य में खेलना विधेय है। ठीक है, इसके बाद में वाक्य का विभाजन दो आधार पर किया जाता है, जो कि निम्न है: रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। ठीक है, वाक्य का विभाजन दो आधार पर किया जाता है, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर हम देखेंगे क्या? रचना के आधार पर। ठीक है, तो रचना के आधार पर सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के वाक्य हो गए। ठीक है, कौन कौन से? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। ठीक है, तो सरल वाक्य किसे कहते हैं? सरल वाक्य क्या है? ऐसे वाक्य जिनमें एक ही क्रिया एवं एक ही कर्ता हो, उन वाक्यों का एक ही उद्देश्य हो, ऐसे वाक्य को सरल वाक्य कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं? एक ही कर्ता हो, ठीक है, और एक ही क्रिया हो और एक ही उद्देश्य हो, उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। तो ऐसे वाक्य जिनमें एक ही क्रिया एवं एक ही कर्ता और उन वाक्यों का एक ही उद्देश्य, ऐसे वाक्यों को सरल वाक्य कहते हैं। बहुत ही सरल परिभाषा है। ऐसे के बाद में आगे देखते हैं, इस वाक्य को दूसरी भाषा में साधारण वाक्य के नाम से भी जाना जाता है। वाक्य में एक उद्देश्य होता है। ठीक है, सही बात है, एक कर्ता है, एक क्रिया है और एक उद्देश्य है, इसे सरल वाक्य कहते हैं। ये साधारण वाक्य भी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो जैसे राम पढ़ता है, तो कर्ता कौन है? राम है। पढ़ता क्या है? क्रिया है। ठीक है, मतलब राम एक कर्ता है और पढ़ता भी एक क्रिया है। ठीक है, राधा नाचती है, तो राधा कौन है? कर्ता है। नाचना क्या है? क्रिया है। ठीक है, या ठीक है, इसके आगे देखते हैं हम। अब तीसरे नंबर पर आया हमारा क्या? मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? तो इसी के साथ में ये किसके मतलब है? तीसरा नंबर किसका है? रचना के आधार पर जो वाक्य की परिभाषा 3 भागों में विभाजित की गई थी, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य।
तो ये नंबर दूसरा है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में हम देखेंगे ऐसे वाक्य जिनमें सरल वाक्य के साथ कोई भी दूसरा उपवाक्य शामिल हो। ठीक है, मतलब इसके साथ में कोई दूसरा उपवाक्य शामिल हो, उन वाक्य को मिश्र वाक्य कहा जाता है, जिनमें एक प्रधान वाक्य होता है और दूसरा वाक्य आश्रित होता है, और इसी वजह से इसे मिश्र वाक्य के नाम से पहचाना जाता है। ठीक है, तो मिश्र वाक्य में ऐसे वाक्य ठीक है जिनमें सरल वाक्य के साथ में कोई दूसरा उपवाक्य शामिल हो। ठीक है, एक छोटा सा, जैसे एक बड़ा वाक्य है उसके साथ में उस पर एक आश्रित एक छोटा वाक्य है, तो मतलब इसी प्रकार से उन वाक्यों को मिश्र वाक्य कहा जाता है, जिनमें एक प्रधान वाक्य होता है और दूसरा वाक्य उस पर आश्रित होता है, और इसी वजह से इसे मिश्र वाक्य की पहचान भी होती है। उदाहरण के लिए, ठीक है, अब हम उदाहरण के लिए समझेंगे। उदाहरण क्या, जो लड़की बाहर बैठी वह मेरी बहन है। मतलब इसमें मुख्य वाक्य क्या है, जो लड़की बाहर बैठी है वह मेरी बहन है। वहाँ पर जो लड़का खड़ा है वह मेरा चचेरा भाई है। ठीक है, मतलब इसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य पर मतलब आश्रित है। ठीक है, तो ये हुए मिश्र वाक्य। इसके बाद में आता है संयुक्त वाक्य। ये किसके आधार पर थे, रचना के आधार पर। कौन कौन से, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो नंबर तीसरा पर आता है कौन सा, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य ऐसे वाक्य जिनमें दो या दो से अधिक उपवाक्य शामिल हो और सभी उपवाक्य प्रधान हो, उन वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहा जाता है। मतलब इनमें दो या दो से, क्या बोल रहे, इनकी कहने का अर्थ क्या है संयुक्त वाक्य क्या, कि दो या दो से अधिक उपवाक्य शामिल हो हमें, और उन सभी उपवाक्य वाक्य प्रधान हो। ठीक है, तो वो क्या हुए, संयुक्त वाक्य हुए। ऐसे वाक्य जिनमें दो या दो से अधिक ऐसे वाक्य जिनमें दो या दो से अधिक उपवाक्य, ठीक है, शामिल हो एवं सभी उपवाक्य प्रधान हो, उन वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहा जाता है। संयुक्त वाक्य जिनमें दो या दो से अधिक सरल वाक्य या मिश्र वाक्य शामिल होते हैं, वह वाक्य एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते, किंतु, ठीक है, मतलब लेकिन वो एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते, एवं संयोजक अवयव इन वाक्यों को मिलाता है। ठीक है, मतलब एक संयोजक अवयव इन वाक्यों को मिलाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं इनके उदाहरण के लिए, वह कल मेरे घर आया और आज चला गया। मतलब यह एक दूसरे पर आश्रित नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो आप, वह वाक्य एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं। ठीक है, वह वाक्य एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं एवं संयोजक अवयव इनमें, ठीक है, वाक्यों को मिलाता है। ठीक है, इसमें एक संयोजक अवयव है। वह कल मेरे घर आया और आज चला गया। ठीक है, ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है। मैं गया और स्कूल चला गया। ठीक है, मैं घर गया और स्कूल चला गया। ठीक है, यह एक दूसरे पर आश्रित नहीं है, लेकिन तो इसमें दो उपवाक्य जुड़े हैं, तो इसीलिए इसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, इसके आगे देखेंगे। अब अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। अब हमें अर्थ की दृष्टि से देखना है कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 विधिवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य। नंबर 3 आज्ञावाचक वाक्य। नंबर 4 प्रश्नवाचक वाक्य। नंबर 5 विस्मयवाचक वाक्य। नंबर 6 संदेहवाचक वाक्य। नंबर 7 इच्छावाचक वाक्य। नंबर 8 संकेतवाचक वाक्य। अब ठीक है, अब किस माध्यम से समझेंगे हम संपूर्ण वाक्य। ठीक है, तो पहला है विधिवाचक वाक्य। विधिवाचक वाक्य, ठीक है, तो जिसमें किसी बात के होने का बोध होता है उसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हम खा चुके, मतलब हम कर चुके। मिश्र वाक्य में मैं खाना खा चुका तब वह आया। ठीक है, यह मिश्र वाक्य में हुआ। मतलब ये तीनों वाक्यों में बनाकर बता रहे हैं हम। संयुक्त वाक्य में मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई, ये हो गया संयुक्त वाक्य। ठीक है, इसके बाद में आ गया निषेधवाचक वाक्य नंबर 2 पर। ठीक है, तो अब निषेधवाचक वाक्य में, यार जाओ यार चीटा भाई, जिसमें किसी बात के ना होने का बोध हो। निषेध मतलब विरोध करना।
ठीक है। निषेधवाचक वाक्य जिसमें किसी बात के होने का ना हो, ठीक है, मतलब विरोध टाइप का। तो देखते हैं सरल वाक्य में, देखते हैं सबसे पहले हमने खाना नहीं खाया, मतलब हमने खाना नहीं खाया, ठीक है। वो कह रहा है हमने खाना नहीं खाया, मतलब निषेधवाचक। मिश्र वाक्य में मैंने खाना नहीं खाया इसलिए मैंने फल नहीं खाया, मतलब वो कह रहा हम खाना नहीं खाओ, यदि उन्हें खाना खाओ तो वो फल खा। तो संयुक्त वाक्य में मैंने खाना नहीं खाया इसलिए मैंने मेरी भूख नहीं मिटी, ठीक है। दोनों ये वाक्य जोड़कर भी नकारात्मक मतलब निषेध वाक्य बन रहे, ठीक है। इसके बाद में आगे देखेंगे, अब इसके बाद हम देखेंगे आज्ञावाचक वाक्य, ठीक है। तो आज्ञा जिससे किसी तरह की आज्ञा का बोध, मतलब किसी तरह की आज्ञा देने का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? आज्ञावाचक वाक्य। जैसे तुम खाओ, हम तुम्हें आदेश दे रहे, मतलब ठीक है, तो तुम खाओ, तुम पढ़ो, ठीक है, ये कैसे हो गए? आज्ञावाचक। अब इसके बाद में आता है कौन सा? नंबर 4 पर प्रश्नवाचक, जिसमें किसी भी प्रकार का प्रश्न किए जाते हैं उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क्या तुम स्कूल जा रहे हो? तुम्हारा घर कहाँ है? ये कैसे प्रश्न हो गए? प्रश्नवाचक वाक्य हो गए, ठीक है। ये कैसे हो गए? प्रश्नवाचक वाक्य हो गए। क्या तुम स्कूल जा रहे हो? तुम्हारा घर कहाँ है? ठीक है, पूछते हैं ना किसी से, अरे तुम्हारा घर कहाँ है, ठीक है। अब इसके बाद में आता है विस्मयवाचक वाक्य। तो अब विस्मयवाचक वाक्य में हम देखेंगे जिससे सुनकर आश्चर्य हो, जिसे सुनकर दुख, आश्चर्य, दुख या सुख का बोध हो, उसे आश्चर्य वाक्य कहते हैं, ठीक है। विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ओह क्या हो गया, अरे मतलब अचानक क्या हो गया ये, ठीक है। अब जैसे ये बहुत ही सरल है, आप इन्हें एक बार भी पढ़ेंगे, एक बार तो भी एक बार में परिभाषा, इनके नाम से ही इनकी परिभाषा स्पष्ट हो जाती है, ठीक है। अब इसके बाद में संदेहवाचक वाक्य। अब जिससे किसी बात का संदेह हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं, ठीक है। जैसे जिससे किसी बात का संदेह प्रकट होता है उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उसने खा लिया होगा, मतलब खा लिया होगा, हाँ या ना, ठीक है। मैंने कहा होगा, मतलब क्लियरिटी नहीं है, संदेह है, ठीक है, मतलब स्पष्ट नहीं कर पा रहे वो, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा? संदेहवाचक वाक्य। इसके बाद में देखेंगे हम इच्छावाचक वाक्य, ठीक है। इच्छावाचक वाक्य में क्या है? इच्छावाचक वाक्य जिसमें किसी प्रकार की इच्छा या शुभकामना का बोध हो, मतलब जिसमें किसी प्रकार की इच्छा या शुभकामना व्यक्त की जाए, ठीक है, या पता चले या बोध हो, ठीक है, तो इसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम अपने कार्य में सफल रहो, तुम अपने कार्य में सफल रहो, मतलब ये हम अपने मन से बोल रहे हैं, हम अपनी इच्छा से बोल रहे हैं कि तुम अपने कार्य में सफल रहो, ठीक है। इसके बाद में आता है क्या? संकेतवाचक वाक्य, ठीक है। तो संकेतवाचक वाक्य है नंबर 8वां। संकेतवाचक वाक्य में जहाँ एक वाक्य दूसरे की संभावना पर निर्भर हो, मतलब एक वाक्य दूसरे की संभावना व्यक्त कर रहा हो, तो वहाँ पर संकेतवाचक वाक्य। जैसे पानी ना बरसता तो धान सूख जाती, ठीक है, यदि पानी नहीं गिरता तो धान सूख जाती, ठीक है। एक किसान दूसरे किसान से बोल रहा है यदि पानी ना बरसता तो धान सूख जाती, मतलब वो एक संकेत कर रहा है पानी की ओर, ठीक है। यदि तुम खाओ तो मैं भी खाऊं, मतलब वो है क्या कर रहा है? संकेत कर रहा है। यदि आप भाई कहते ना, यदि आप चलते तो हम भी चलते, यदि आपने बोला होता तो शायद हम भी बोलते, ठीक है। तो ये हो गए वाक्य संकेतवाचक